हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर 12 यानी कि एटम को पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज सब निपटा देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जितना प्यार आपने इस डायमंड प्रो सीरीज को दिया है, भाई साहब, दिल से हर बार हर दिन आपको थैंक यू करता हूं। भाई, आपका जो कमेंट है, आपके जो रिस्पांस है ना, वो एकदम जबरदस्त होता है, मजा आ जाता है मुझे। और आपको पता ही है कि डायमंड प्रो सीरीज की फीस क्या है। अगर आप भूल गए हो तो आपको बता दूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि सर ने हमारे लिए कुछ कर पाया, तो अपना रिजल्ट अपने फोटो के साथ जरूर से मुझे भेजना। मुझे कम्युनिटी भरनी है गाइज। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको यहां पर बता दूं कि सभी बच्चों को क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी वीडियोस की, जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं, उसकी लिंक वगैरह मिलती रहती है। सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड कर देता हूं। तो इसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अच्छा, एक और जरूरी बात, मुझे पता है कि आप लोग यार मुझे जल्दी भूल जाओगे क्लास 12 के बाद, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे भूल जाओ। इसीलिए बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 के बाद की गाइडेंस, मतलब आफ्टर 12th चैनल मैंने लॉन्च कर दिया। ऑल्दो अभी इस चैनल मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा, बट आप जाकर के एक बार जरूर से इसको सब्सक्राइब करना। यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई साहब, 12th क्लास के बाद जो आपकी लाइफ होने वाली है, वो किताबों से थोड़ा सा हट करके हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपको करियर ग्रोथ कैसे मिल सकती है अपनी लाइफ में, किस तरीके से अच्छा कर सकते हो, कैसे बढ़िया अर्निंग करोगे, सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पे जो है इस तरह की चीजें बताऊंगा। तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूं। आप लोग जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको यहां पर करियर रिलेटेड वीडियोस जो है आपकी मिलती रहेंगी, तो आप इसको भी जो है सब्सक्राइब करके जो है रखिएगा। बहुत सारा प्यार मैं यहां पर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप यहां पर भी दोगे, है ना, और मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो हम 12th के बाद भी एक साथ रहेंगे। यहाँ किताबों के बाहर भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ पढ़ने ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करूंगा। आप कैसे स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हो, कैसे आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो जरूर से जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आफ्टर 12th बाय अभिषेक साहू सर, इस चैनल का नाम है। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई डायमंड प्रो सीरीज में। सबसे बड़ी बात, मैं देखो उसमें थ्योरी तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मानते हो कि चैप्टर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में आ जाती है स्टार्टिंग में, वो ये है कि भाई सर, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, उन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो कैसे चले गए, बोला अनडिफ्लेक्टेड हो गए। केवल 0.14% पार्टिकल ऐसे हुए जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, है ना। एक पार्टिकल इन 1000, 1 in 8000 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री। हार्डली एनी पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब मुश्किल से कोई पार्टिकल 180 से ज्यादा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़े आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के? हाँ, अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन क्या आया, जैसे कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर स्ट्रेट पार्टिकल कैसे हो गए, वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। बताओ क्यों? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही क्यों चले गए? इसका रीजन क्या है? क्योंकि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस कैसी है, खाली है, यानी कि एम्प्टी है, तभी तो वो बिना मोड़े सीधे चले गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस पर, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आप पढ़ रहे हो उस पर और भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अदर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के हिसाब से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? तो ये वाली बात करेक्ट नहीं है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक्चुअल में रदरफोर्ड से ये कहा गया कि भाई साहब, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो रदरफोर्ड सवाल कहा गया कि भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तो धीरे धीरे घूमते घूमते उनकी एनर्जी खर्च होगी। तो एनर्जी खर्च होगी तो उनकी जो ऑर्बिट है उसका साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एक टाइम पे आके तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जाकर के समा जाएगा
और एटम को इस प्रकार से बिल्कुल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय या खत्म हो जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब एटम आज भी जिंदा या स्टेबल क्यों है, तो रदरफोर्ड ने इसके पीछे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, है ना। तो ये जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये फेल हो गया था। तो उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमने कहा सारी बातें करेक्ट हैं, बस ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर यह सवाल भी पूछा गया। इसके बाद आप यहां पर देखिए, ये भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट सवाल बनता है, और ये क्वेश्चन जो है इस साल 2024-25 में पूछा गया था। ठीक है, अरे सर ये तो 2022 लिखा है। मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइस, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लो, ये देखो पढ़ लो क्या पूछा है। ग्राफ के बारे में कह रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग वर्सेस थीटा। ये देखो कब आया था, सीबीएसई का टर्म 2 2022 में। इसको देखो ये कब आया था, 2024 या 2025 का, ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप जो डरते रहते हो ना, वो डरना नहीं चाहिए। हमेशा कुछ परसेंटेज पीवाईक्यू से जरूर आती है, इसलिए टेंशन आपको जरा भी नहीं लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, चेक कर लेता हूं, एक मिनट, बढ़िया हो रही है ना। तो अब देखो सबसे पहले ये ग्राफ पूछा जाता है। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल जाएगा और जो है गोल्ड फॉइल पे जाके हिट करेगा। हाँ, तो काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो अलग अलग जो है स्कैटर हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल पे। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, और ये हमारे पास थीटा। तो हम क्या देखते हैं कि 180 डिग्री पे कितने पार्टिकल स्कैटर हो, बोला कम, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो 1 डिग्री के अंदर ही समा गए, है ना। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में पता है क्या बताया जा रहा है, इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि भाई साहब ये जो ग्राफ है, यहाँ पे 1 डिग्री के अंदर ही, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के अंदर अंदर 1 डिग्री से ज्यादा तो भाई बहुत कम पार्टिकल बैंड हुए, ज्यादातर तो सीधे ही चले गए, मतलब 0 डिग्री पे। और लगभग 180 डिग्री की हम बात करें तो 180 डिग्री पे तो अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, मुश्किल से जो है 10 की रेंज में अल्फा पार्टिकल होंगे। और यहाँ पे 0 डिग्री के रेंज में बोला ये 10⁻⁷, मतलब काफी सारे अल्फा पार्टिकल आप ऐसे मान सकते हो। अगर यहाँ पे 1 डिग्री पे 1 करोड़ है, तो 1/8 डिग्री पे जो है 10 के रेंज में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है समझ लीजिए कि भाई ये जो है कहानी कुछ इस प्रकार से बन रही है। हाँ, अब देखो इसमें एक क्यों कहा जा रहा है, वाई ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कह रहा है कि भाई केवल बहुत कम पार्टिकल ऐसे क्यों हुए जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होने के लिए इंपैक्ट पैरामीटर जो है छोटा होना चाहिए, दैट इज नॉट इजी टास्क। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा केवल कब हो सकता है, फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री इंपैक्ट पैरामीटर मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और वो इजी टास्क नहीं होता। ठीक है, इसको आप जो है बना के रखें। और हाँ, एक कंडीशन और है जो कि मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि भाई ये फॉर्मूला, मतलब इस क्वेश्चन में कितना लिखना है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना लिखना है। ग्राफ पूछा था हमने, ग्राफ बना दिया कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पर स्कैटर हुए, 180 डिग्री पर बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज उसने पूछी थी कि भाई बहुत कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो कहा कि उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर बहुत छोटा होना चाहिए। बच्चों मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ये इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, छोटी थ्योरी जो है जरूर से पढ़ के रखी होगी। ठीक है, क्योंकि ये डायमंड प्रो सीरीज ये कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नंबर, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल पर कि भाई साहब कितने अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पर जो है डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो देखिए एक क्या क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज 100 पर मिनट। कह रहा है कि भाई 60 डिग्री पे, जब थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो 60 डिग्री पे कितने 100 पार्टिकल पर मिनट जो है ये डिफ्लेक्ट हुए। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट 90 डिग्री, बोला जब 90 डिग्री वैल्यू होगी तो कितने पार्टिकल जो है स्कैटर होंगे, है ना, 90 डिग्री पर, ये मुझे बताना है। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/sin⁴ θ/2। ये फॉर्मूला ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो जब मैं इसको अपॉन में लेके जाता हूं तो साइन थीटा मतलब n2/n1 करूंगा, तो यहां पर देखो पलट जाएगा, n2 की वैल्यू है 1/sin⁴ और θ/2। तो n2 के लिए थीटा कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। n2 के लिए थीटा दिया है 90 डिग्री, भाई चलो ऐसे लिख देता हूं, n2 के लिए तो θ 2/2 की पावर 4
और यहाँ पे n1 के लिए तो sin टू द पावर 4 थीटा 1/2 की पावर, सॉरी एक बार पावर 4 लगा दो दी भाई, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ठीक, n2/n1 है तो ऐसी चलेगी कहानी। तो n2 की वैल्यू निकालनी है, n1 की वैल्यू कितनी 100 है। अच्छा, थीटा 2 की वैल्यू है 45 डिग्री, तो 1 साइन की पावर 4, और ये थीटा 2/2 करूंगा तो 90/2 करूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इनटू में साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री साइन की पावर 4। अब देखिए n2/n1, तो n2/n1 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये क्या बचेगा 1/45 डिग्री क्या होता है 1/√2, अब 1/√2 के ऊपर मैं पावर 4 करूंगा 1/√2, तो 1/√2 का √2, तो ये बचेगा 1/4, तो ये 1/4 आ गया साइन की पावर 4, और ये 30 डिग्री साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/16, तो 1/16 बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब 4 चला जाएगा ऊपर, तो n2/100, n2/100 4 चला गया ऊपर और ये बच रहा है 16, तो n2/100 इज इक्वल टू ये बच गया 1/4। तो यहां से मैं चेक करूंगा कि भाई n2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 25, तो 25 अल्फा पार्टिकल पर मिनट जो है 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला हमें रिलेशन देता है किस किस के बीच में, कितने अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पर डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर क्या सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर ये पूछा जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये 2024-25 में क्या पूछा गया, 2024-25 में पूछा गया ग्राफ, तो वो ग्राफ हमने बना दिया है, ठीक है। राइट टू कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ, तो 2 कंक्लूजन लिखने हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना, कंक्लूजन में लिखना ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट। भाई इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इस ग्राफ से हमें यही तो पता पड़ रहा है कितने अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ग्राफ हमने क्या किया है, ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ऑलरेडी ड्रॉन ऑन लास्ट स्लाइड, ठीक है, और कंक्लूजन हम लिख देंगे। और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कब करने वाले हैं, बोला नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको यहाँ पर ये बताने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको समझ में आए कि भाई साहब जब ये कहा जाता है कि 2025 का पेपर इतना टफ आया कि धुआं सा उड़ गया, तो उन 2025 के क्वेश्चन में इतने सिंपल क्वेश्चन भी थे। इसलिए आपको ये समझना है कि 70 में से 10 नंबर का पेपर तो ऐसा आएगा ही आएगा जो आपका धुआं उठा सकता है, लेकिन 60 नंबर का पेपर नॉर्मल आता है, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा, ये देखिए, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप समझते हो, अगर नहीं समझते तो आपको बता देता हूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, देखो जब कोई अल्फा पार्टिकल कहां जा रहा होता है, गोल्ड न्यूक्लियस के पास जा रहा होता है, ठीक है। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस पे हिट कर रहा होता है ना, तो क्या होता है कि इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी पोजीशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए अल्फा पार्टिकल की सारी, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस से वो दूरी जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब देखिए यहां पर अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला अलग बनता है और जो है प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला अलग बन जाता है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ बातें समझाऊंगा, इसको समझ के चलना, ठीक है। जब आप ये समझो कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को भी मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल देखा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझते हो, हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1, तो भाई अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2E प्लस का, Q2 तो न्यूक्लियस पे चार्ज है ZE प्लस का, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो भाई इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसको हमने बोला R0। एक बार फिर सुनना क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहला चार्ज अल्फा पार्टिकल, दूसरा चार्ज जो है न्यूक्लियस, और दोनों बीच की डिस्टेंस R0, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए कि R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये आ जाएगी के, ये आ जाएगी 2kZe स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच हो गई। लेकिन बच्चों अगर जरा सोचो कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं, अल्फा पार्टिकल की बजाय प्रोटॉन को जो है आगे भेजा जाए, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तब फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर प्रोटॉन को भेजेंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई, तो बस ये 2 हट जाएगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के लिए, देखो लिखा है कि व्हेन प्रोटॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, तो अगर प्रोटॉन की बात करूंगा तो यहां से बस के हट जाएगा और बाकी सारी चीजें जो है सेम रहने वाली हैं। सर हमें एग्जाम में कहां तक लिख के आना है, एग्जाम में यहां तक लिख के आना है। सर फिर ये क्यों कराया आपने प्रोटॉन वाला, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जब न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चले आते हैं और वहीं सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो इस साल भी बच्चों ने यही किया होगा कि फॉर्मूला तो याद करके अल्फा पार्टिकल का और आ गया प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या भाई, अल्फा में और प्रोटॉन में चार्ज का डिफरेंस है ना कितना, कि अल्फा में 2 आता है और प्रोटॉन के चार्ज में 2e नहीं आता, ओनली ई आता है, तो इसलिए ये बन गया। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा ये पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हम यूज कहां करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का यूज हम करते हैं न्यूक्लियस का साइज पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, न्यूक्लियस का साइज पता करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है हम क्लास में हर बार कराते हैं, पिछले से पिछले साल भी कराया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला देखो, अब देखना, अब देखो मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते। ये क्वेश्चन मैं पिछले 2 साल से करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन था या सिंपल एग्जाम्पल होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी करवाया था डायमंड सीरीज में और आ गया ये वाला क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हो एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियस का साइज नंबर भी सेम है, एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया, बस बदला क्या कि क्लास में करवाया गया था उनको कैसा, अल्फा पार्टिकल का, और आ गया कैसा, आ गया 2025 यानी इसी साल प्रोटॉन का। तो आप समझ रहे हो कि हल्के से वेरिएशन के साथ चीजें आ जाती हैं, तो घबराना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो आप जरा देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, हम दोनों ही कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। कह रहा है कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल है, तो भाई और z की वैल्यू उतनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है 2kZe स्क्वायर अपॉन k अल्फा। ये फॉर्मूला कब है, जब अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लो जरा। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितनी दी है, देखो क्वेश्चन में लिखा है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमें कैसे पता काइनेटिक एनर्जी है, भाई जिस वेलोसिटी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाता है या सॉरी अल्फा पार्टिकल जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो कन्वर्ट हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन, पहले तो देखो 10⁻6 का इंटू हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब 5 इंटू 10⁻6, अब आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जूल ऐसा यूनिट है 10⁻19 का इंटू करता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 16×5 = 80, तो 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल ये निकल के आ गई। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो R0 और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे k की वैल्यू, k है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 10⁻9, e का स्क्वायर मतलब 1.6 10⁻19 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में काइनेटिक 8 × 10⁻13। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना भाई, R0 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये 45 फर्मी के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 45 फर्मी के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या 45 फर्मी आ रही है। मुझे जहां तक याद है मैं वहां तक आपको बता देता हूं कि भाई 45 फर्मी के आसपास ही होगी, 22.5 फर्मी तो नहीं है, 23 फर्मी तो नहीं है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप एक बार बता देना कि हाँ सर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते। कितने नंबर में आया था भाई, 2 नंबर में आ गया था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको करना है, z की वैल्यू 79 है, z की वैल्यू नहीं लिखी क्या हमने, 2kZe स्क्वायर लिखना है, z की वैल्यू मिसिंग कर दी अपन ने, तो 2ke स्क्वायर 79 भी लिख लेना। हाँ, तो अब चलो आगे बढ़ जाएंगे, इसी प्रकार से यहां भी लिखना पड़ेगी। तो क्या करेंगे, R0 इज इक्वल टू, अब देखो प्रोटॉन के लिए मैंने आपको बता दिया ना क्या करना है, प्रोटॉन के लिए बस आगे 2 नहीं लगाना, तो kZe स्क्वायर अपॉन k अल्फा। तो अब देखिए जरा, अब यहाँ R0 की जगह R0, k की जगह 10⁻9, ठीक है, z की जगह 79 और e का स्क्वायर मतलब 1.6 10⁻19,
इंटू 1.6 × 10⁻⁹ 2 बार है ना स्क्वायर का मतलब, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ने कितनी दी है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 मेगा का मतलब 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.10⁻⁹ यही होता है कि नहीं होता। मतलब आप नीचे देख रहे हो कि क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये, ठीक है। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, तो 1.10⁻⁹ से ये कट गया, 1.6 से ये कट गया, 10⁻⁶ से ये कट गया, 10⁻⁻3 बचेगा। आर नॉट इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 9 7 63 एंड 8 71 711 आ गया ये, हाँ 711 10⁻⁻16, ठीक है। और ये मीटर में रहेगा ऐसा यूनिट। अब देखो फर्मी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक डिजिट छोटा कर दो तो 71.1 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर कितना होता है 71.1 10⁻⁻15 मीटर होता है फर्मी। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है कन्वर्ट। बताओ जरा क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रख पाओगे आप इसको। तो इस तरीके से 2025 में ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्म क्वेश्चन जो है आ गया था। चलो अब बात करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर की। क्या सर इंपैक्ट पैरामीटर से भी क्वेश्चन आता है? तो आप लोग समझते हो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? जो बच्चे नहीं समझते वो यहाँ पे समझ लें। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं आपको पता होना ही चाहिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते हुए भी चलूंगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो ये गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब किसी अल्फा पार्टिकल को आपने भेजा, सीधे भेज दिया, ये गोल्ड न्यूक्लियस की या कोई भी न्यूक्लियस की जो है ये एक्सेस है, सेंट्रल लाइन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल जो है, सुनिए जरा, ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल ऐसे बोले कि अल्फा पार्टिकल ये गया सीधा। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल सीधा गया तो हम क्या, अल्फा पार्टिकल सीधा गया तो अब होगा क्या कि रिपल्जन के कारण ये बैंड हो जाएगा, और ज्यादा ऊपर से जाएगा तो अब कम रिपल्जन होगा तो कम बैंड होगा। अब ये देखो और ऊपर से गया तो और कम रिपल्जन हुआ तो ये बैंड ही नहीं हुआ, ये सीधा चला गया। तो इसका मतलब है कि ये जो दूरी आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, इसी डिस्टेंस को हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अब अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा, डिस्टेंस और ज्यादा है तो इंपैक्ट पैरामीटर और ज्यादा। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो ना इस न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल से, ठीक है, उसी डिस्टेंस को आप कह रहे हो इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर यानी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्जन फोर्स कम होगा, और जितना कम रिपल्जन फोर्स होगा उतना कम एंगल से ये मुड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि स्मॉलर इज द इंपैक्ट पैरामीटर। अब जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना, जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास से गुजरना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा ये बैंड होगा, है ना। तो याद रखना है कि स्मॉलर द इंपैक्ट पैरामीटर, जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही ज्यादा एंगल से स्कैटरिंग होगी। तो बोला 180 डिग्री यानी सीधे आएगा, और सीधे कब लौट जाएगा, जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, यानी कि न्यूक्लियस के बिल्कुल सीधे में जाके जब घुसेगा तब इंपैक्ट पैरामीटर जो है 180 डिग्री होगा, यानी कि स्कैटरिंग एग्जैक्ट 180 डिग्री से हो जाएगी। और वो पॉसिबल है क्या भाई, वो तो रेयर है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या बताता है, इंपैक्ट पैरामीटर छोटा है तो हमें पता पड़ता है ये ज्यादा मुड़ जाएगा, इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा बड़ा है तो पता है कम मुड़ेगा, इंपैक्ट पैरामीटर जो है बहुत ज्यादा है तो पता है कि कोई रिपल्जन नहीं होगा, मतलब बहुत वीक रिपल्सिव फोर्स होगा तो भाई ये सीधे ही चला जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर में क्या बता रहा है, बोला ट्रेजेक्ट्री बताता है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है kz² cot थीटा बाय 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखना। अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि 2019 में अल्फा पार्टिकल से ये क्वेश्चन आया इंपैक्ट पैरामीटर से, और 2025 में ये क्वेश्चन आ गया। सर 2025 में इतने क्वेश्चन आए थे क्या? भाई अलग अलग सेट आते हैं कि नहीं आते? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पेपर जो है बहुत ही ज्यादा धुआंधार आ जाएगा क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि फिजिक्स पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छी कैटेगरी के आते हैं, लेकिन जितने में आप रोएंगे गाएंगे वैसा नहीं होगा, ठीक है। आप उसी चीज को ठंडे दिमाग से देखेंगे ना तो आराम से बन जाएगा ये, ठीक। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे भाई गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट की, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, गीगर मार्सडेन scattering experiment, the trajectory of a particle in Coulomb field of heavy nucleus is shown in figure।
क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये लिखा गया है कि भाई ट्रेजेक्ट्री जो अल्फा पार्टिकल की इस तरीके से बताई गई है, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ऐसे बताई है। सुनिए जरा, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या कहा है कि ये भाई अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बताई है। कह रहा है कि यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है, तो बी है इम्पैक्ट पैरामीटर। बस देखो उसने इतना पूछ लिया 2019 में कि बी क्या है, तो हमने कह दिया बी तो इम्पैक्ट पैरामीटर है, ठीक है। फिर थीटा क्या है, तो हमने कह दिया थीटा है स्कैटरिंग एंगल, कितने डिग्री पे जो है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो, तो स्कैटरिंग एंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी थीटा इज इक्वल 0 के लिए, तो थीटा 0 डिग्री कब होता है, तो 0 डिग्री यानी कि जरा भी बेंड ना हो, इसका मतलब है कि वेरी लार्ज। इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर। और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होगी, इंपैक्ट पैरामीटर जब 0 होगा, ठीक है, या और वेरी वेरी स्मॉल, तब जो है इंपैक्ट पैरामीटर आपका 180 डिग्री होगा। मतलब बिल्कुल 0 डिग्री पे जाएगा ना, बिल्कुल सेंटर लाइन ऑफ एक्सिस पे न्यूक्लियस, तब जाके बिल्कुल एग्जैक्ट लौट के आ जाएगा। 2019 में पूछा गया, अब 2025 में क्या पूछ लिया गया वो जरा आप लोग ध्यान देंगे। 2025 में ये पूछा गया कि अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड गोल्ड न्यूक्लियस, इंपैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री। कह रहा है कि भाई 180 डिग्री से स्कैटर होने के लिए इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा। बताओ ये बात सही है गलत है, बोला ये एकदम ही गलत बात हो गई, ठीक। अच्छा, कितना सिंपल पूछ लिया, द इंपैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन टारगेट रेडियस, टारगेट न्यूक्लियस, ये बात गलत है भाई। कौन सी जो न्यूक्लियस है वो कितना रिपेल करेगी उसके हिसाब से। अब मान के चलो कोई हल्का सा रिपेल कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल इतना बेंड हुआ। अब कोई न्यूक्लियस बहुत ज्यादा रिपेल कर रही है, तो यहीं से पार्टिकल ऐसे नहीं बेंड हो जाएगा, है ना। तो आपको समझना कि भाई इंपैक्ट पैरामीटर जो है ये कितना होने वाला है, द इंपैक्ट पैरामीटर इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है बिल्कुल, ठीक है। स्कैटरिंग हो गई, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस पे, ठीक। और अब वैसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कोई न्यूक्लियस बड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस जो है कुछ और होगी ये वाली, ठीक। अब कोई न्यूक्लियस छोटी सी है जैसे हाइड्रोजन की, तो इंपैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस इतने ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। तो स्कैटरिंग हो, एंगल हो, या फिर इंपैक्ट पैरामीटर, दोनों टारगेट न्यूक्लियस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको जो है पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। अच्छा याद रखिए। अच्छा इसके बाद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया है। आगे इसी मॉडल के बारे में कहा जा रहा है कि ये मॉडल जो है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे हम आगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज पढ़ेंगे, तो ये सीरीज क्यों बन रही थी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम इस चैप्टर के एक अच्छे और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक पर पहुंचते हैं, और यहां से भी खूब सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप इसको समझें। देखो रदर और आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। थोड़ा सा नॉइज हो सकता है बैकग्राउंड में, ये सुन रहा था कि भाई कितना नॉइज आ रहा होगा। तो जो बोर पोस्टुलेट है, यानी कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी खत्म क्यों नहीं हो रही है, हाँ, एटम आज तक हमेशा जिंदा क्यों है। ये सारे सवालों के जवाब जो रदरफोर्ड है वो नहीं दे पाया था, तो बोर ने इन सवालों के जवाब दिए, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान समझना है कि बोर ने कितनी बातें कही। तो बोर ने पहली बात में तो ये कहा, यानी कि बोर का पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि सन के अराउंड प्लेनेट घूमते हैं, और हर घूमने वाली चीज को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, यानी कि गोल गोल घुमाने वाला फोर्स चाहिए होता है। तो हर बंद गया भाई, देखो हर गोल गोल घूमने वाली चीज को क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पकड़ के रखती है इलेक्ट्रॉन को, तभी वो गोल गोल घूम पाता है। तो उसने कहा कि उसने ये कहा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे कि प्लेनेट के चारों, प्लेनेट घूमते हैं सन के चारों ओर, और इनको गोल घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लगता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। नाउ दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे अच्छी बात ये कही गई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी आलतू फालतू ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी आलतू फालतू ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन बस उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है।
n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है। एंगुलर मोमेंटम को हम mvr भी लिखते हैं। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी आलतू फालतू ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो कुछ ऐसी ऑर्बिट में ही घूमते हैं जिनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होता है। मतलब h/2 का इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसके बाद इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम, मतलब इसको हम बोलते हैं बोर क्वांटम कंडीशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है आप यहां पर समझिए, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है वो हमेशा एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, वो एनर्जी केवल कब रिलीज करता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, केवल तभी एनर्जी रेडिएट होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हायर एनर्जी कितनी हो गई? E2 और लोअर एनर्जी कितनी हो गई? E1। तो जब E2 से E1 में आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? E2 माइनस E1 के बराबर। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपको यहां पर ना रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जो हम हमेशा आपके उसमें बताते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन देखो, मैं तो ये कहूंगा, मैं आपको ना जैसे यहां पर थोड़ा सा ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है, बट मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, सो दैट आप इसको भूले ना। जब भी आपसे ये कहा जाए, कि वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करो या रेडियस के लिए डेरिवेशन करो, तो आपको बस 2 स्टेप याद रखने हैं। जैसे ये किसके लिए है? बोला ये रेडियस के लिए है, ये रेडियस के लिए डेरिवेशन है। तो हम क्या करते हैं, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, यहां से हमने v² की वैल्यू निकाल ली। बोर के सेकंड पोस्टुलेट यानी कि बोर क्वांटम कंडीशन से mvr = nh/2 से फिर से यहाँ पे v² की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों को हम कंपेयर करेंगे और आमने सामने रख देंगे, तो हमें ये क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी बोर रेडियस की वैल्यू, है ना, यानी कि ऑर्बिट की जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला याद रखना, n² h² 4π² m²। अब रेडियस जो है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना किसी ऑर्बिट की रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि बोर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही वैलिड है, मतलब हाइड्रोजेनिक एटम के लिए वैलिड है। हीलियम भी है, तो हीलियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हीलियम के लिए वैलिड होगा कब? जब वो He+ होगा, है ना, हाइड्रोजेनिक यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही ये वैलिड होता है। ठीक है, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से r की वैल्यू निकालते हैं, बोर के सेकंड पोस्टुलेट से भी r की वैल्यू निकालते हैं। रेडियस वाले में v² की वैल्यू निकाली थी। इन दोनों को कंपेयर करके आमने सामने रखना है और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, वेलोसिटी के फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी होता है 1/137 इंटू c/n, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट से 2 वैल्यूज निकालनी है, उनको कंपेयर करके आमने सामने रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो भाई एनर्जी के लिए भी सेम कहानी है। ठीक, अब इन पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, मैं सारी बातें समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। मैं ये आपको एक तरीका बता रहा हूं कि भाई कोई बच्चा अगर इतने में पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी के लिए डेरिवेशन कैसे करना है, तो फिर से बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट लगाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आमने सामने रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में? गोल्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन पे E, है ना, तो कितना हो जाएगा? Ze/E/r²। अब यहां से आपने mv² की वैल्यू निकाली तो ये kZe/r आ गया, तो हाफ का इंटू कर दिया दोनों साइड, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ kZe²/r। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच की है? ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की। ठीक है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, ये गोल्ड की नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की। तो भाई न्यूक्लियस पे चार्ज कितना? Ze। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? बोला -c। है सर यहाँ पे क्यों नहीं? भाई ये फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स निकालते समय कभी माइनस साइन नहीं लेते, लेकिन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय माइनस साइन लेते हैं। अपॉन में क्या आ गया? r। तो भाई ये क्या बन गया? ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। बस दोनों को जोड़ दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब ये अधूरी अधूरी सी लग रही है, अब इसमें हमने r
जो भी हमने आर की वैल्यू नहीं निकाली थी पिछले डेरिवेशन में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, बस वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, और जैसे हमने वो पुट की ये एनर्जी की ये इक्वेशन निकल के आ गई भाई साहब। अब यहाँ पर ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये तो डेरिवेशन है, ये आ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि एनर्जी के फॉर्मूले में ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, एनर्जी के फॉर्मूले में ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका पर्पस क्या है? तो याद रखिए एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ना, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस बाय अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है एक और, वो है इनकी एनर्जी। अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी ऑर्बिट में एन की जगह 3 पुट करेंगे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखोगे। अब देखो, अब एक छोटा सा डेरिवेशन और करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको, अच्छा एनर्जी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना मत, इसको जरा भी आप लोग भूलना मत। एनर्जी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, आप इसको भूलेंगे नहीं। क्या? तो काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला P2K। क्या होता है? P2K, यानी P इज इक्वल टू -2K, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है माइनस का E। याद रखना है इसको। और जब भी आपसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो बस इतना रिलेशन आपको याद रखना है, बस ये याद रखो। बोलो क्या? P2K, 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 याद रखना है ऐसे। क्या बोला? P2K, नहीं मान रहा, P2K, बस इतना याद रखो। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगा के रखना। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए टोटल एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी। समझ में आएगा अभी कैसे? तो ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप नहीं मानोगे, मुझे पता है, तो मैं चलो एक काम करता हूं, आपको यहाँ पे सबसे पहले यही बता देता हूं कि भाई इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। ये देखो 2000 कब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी साल 2024 या 2025 का है, 2025 का क्वेश्चन है लगभग। ये बताओ जरा, जिनके आगे ऐसे 1 या 2 ऐसे कुछ नंबर लिखे हैं ना, वो 2024-25 क्वेश्चन है। बताओ, आप मुझे बता दो, क्या ये 2025 में या 24 में क्वेश्चन आया? तो क्या ये क्वेश्चन टफ आया? नहीं आया ना। क्या ये क्वेश्चन टफ आया? बिल्कुल नहीं आया। तो आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, आप जरा यहां पर ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी कितनी है? बोला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो भाई काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल दूंगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव ऑफ ई होती है ना, तो ई हमें दे दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोला -2K। कितना हो? 13 दूनी 26, 27.2, तो माइनस का 27.2। तो देखो जरा, पहले काइनेटिक एनर्जी, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए जरा, बहुत बढ़िया, गजब दोस्तों। ऐसा करते ही हमारा गलत हो गया, ऐसा करते ही हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 2024-25 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर हम जो है इस पे ध्यान ना देते तो ये गलत हो जाता भाई। इसने क्या लिखा था? इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बहुत बढ़िया, कह रहा है कि टोटल एनर्जी ये दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में। कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब भी कहते हैं तो एक प्लस लेके चलना पड़ता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 2, तो एनर्जी पहले तो निकाल लेंगे टोटल एनर्जी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई साहब, गलत। ओ हो, ये तो हमारे साथ भी गलत हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। पहले तो हमें ये निकालना है कि टोटल एनर्जी इन n इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कि n इज इक्वल 2 में टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो ये होती है -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये रहेगी हमारे पास माइनस का 3.4
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव ऑफ माइनस का ई, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है, माइनस ई की वैल्यू जो है माइनस 3.4, तो ये हो जाएगी मेरे पास प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 2K, तो सॉल्व करने में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस का 6.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो मतलब जो एनर्जी जो निकल के आई काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ये है 3.4 और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 6.8, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती है, ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती है। ऑल्दो वहां पे ऑप्शन इस हिसाब से दिए थे कि अब गड़बड़ नहीं होती, बट फिर भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो देखो कब आया ये 2000 बताओ जरा कब आया, इसी साल 2025 में आया। अच्छा और बताऊं ये देखो, ये क्वेश्चन भी किसी अगले सेट में आ गया होगा। ये देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर हाइड्रोजन एटम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ये तो एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया। हाँ ये एंगुलर मोमेंटम पूछा, अभी निकालते हैं जरा। अच्छा ये बताओ जरा, ये वाली बात बताओ, ठीक। इसमें तो चेंज इन रेडियस, चलो चेंज इन रेडियस 2024-25 का है। मैं इसी टॉपिक जो अपना अभी था ना उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। चलो ये 2024-25 के क्वेश्चन है सारे। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो देखना जरा, आप मुझे इसका आंसर बताना। ये देखो किसी ऑर्बिट में काइनेटिक टोटल एनर्जी इतनी है एनर्जी, ठीक है, तो कह रहा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो भाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी का नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा P इज इक्वल टू 2K हो जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी कितना है टोटल एनर्जी का नेगेटिव, तो माइनस 1.15 जो भी चल रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1.5, P इज इक्वल टू माइनस 2K, तो निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखना रेडियस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो तो हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा डेरिवेशन कर लो, फिर सीधी धड़ाधड़ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। छोटा सा डेरिवेशन और है, फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया समझना, ठीक है। फिर क्या है, मैं लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं, लाइन से, ठीक। तो देखो सबसे पहले आपसे ये इसको ना बोर ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन कहते हैं, इस पर बेस्ड भी काफी सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखो बोर की हाइपोथेसिस क्या थी, बोर ने क्या बोला था, तो भाई साहब बोर ने ये बोला था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है ना तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी। तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट की सरकमफेरेंस जो है ना वो फिक्स है। बोला कितनी है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी जो सरकमफेरेंस है, यानी कि जो पूरी जो लेंथ आप कह सकते हो वो कितनी है, n लैम्डा के बराबर होगी। और लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक पूरी सरकमफेरेंस में 3.5 लैम्डा हो जाए, नहीं होंगे तो 3 लैम्डा के बराबर लेंथ होगी या 4 लैम्डा के बराबर, यानी इंटीजर मल्टीपल रहेगा। एक बार फिर से बहुत सीधी सीधी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है कि बोर की हाइपोथेसिस ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, n लैम्डा के बराबर। n तो 1 2 3 4 होगा और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बस आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, बोला h अपॉन mv। तो अगर mv r को इधर भेज दें तो ये कितना बन जाएगा, nh अपॉन 2 पाई। mv को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो nh अपॉन 2 पाई, ये mvr क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम nh बाय 2 पाई। तो ये क्या हो गई, दिस प्रूव्स बोर क्वांटम कंडीशन। ये हमने कौन सी कंडीशन प्रूव कर दी, बोर क्वांटम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ हमने कंसीडर करी है इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने इसको कंसीडर कर दिया। इस पर बेस्ड भी खूब सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
अब हम लाइन से आइए इन सारे क्वेश्चन को जो है निपटाते हैं, लाइन से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं। अब अगर कोई आगे पीछे भी आए तो टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन अभी कर देते हैं। इसको देखो जरा, इसमें क्या दिया गया है। अब जैसे एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल। ये तो देखते ही कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा। सर कितना छोटा, 4th क्लास का नहीं बता पाएगा। अच्छा ये देखो 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया, रेडियस किस तरीके से डिपेंडेंट है एन पर, तो बोला आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो भाई फॉर्मूला नहीं है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे भी गलत कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, और हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जेड हट जाएगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऐसे चलेगा। ठीक है, अच्छा और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है ना, तो हमेशा याद रखना आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर रहेगा। और आर नॉट क्या है, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है वो हमेशा आपको देगा। वैसे आपको बता दें कि आर नॉट की वैल्यू मतलब ग्राउंड स्टेट की जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में, अभी रेडियस वाले क्वेश्चन आते रहेंगे तो बीच बीच में अपन करते रहेंगे। ये 2024-25 का क्वेश्चन आया है, 2024-25 का क्वेश्चन है, क्या लिखा है ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव हो सकती है क्या, बोला नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर डी, मैं कह रहा हूं टी, डी फॉर दवात, दवात नहीं समझते, इंक, दा से दवात पढ़ाया जाता था हमें बचपन में। देखिए जरा, अब इसके बाद क्या है, बामर सीरीज में, बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, तो बामर सीरीज में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी पता कर लो। बामर सीरीज में जो लाइंस हम स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है हमें, वो कहाँ होती हैं, ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेज, दे अपीयर, वेवलेंथ जो है घटती है, तो वो कैसी नजर आती है, क्लोजर टुगेदर एंड इन वीकर इंटेंसिटी। बामर सीरीज में अगर वेवलेंथ घटेगी तो वो कैसे नजर आएंगी, पास पास में, और इनकी इंटेंसिटी कैसी होगी, वीकर यानी कम होती चली जाएगी, ध्यान रखिए। अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमें मिल जाता है। इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी 2024-25 का है। भाई देखो एक्चुअल में क्या है कि 2024 में 3 सेट आए होंगे और अलग अलग रीजन में सेट आते हैं, तो एक साल में ही लगभग जो है 7-8 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं 2024 में या 2025 में। फिर 2024 के 7-8 क्वेश्चन, 2025 के 7-8 क्वेश्चन, तो अलग अलग सेट से इस प्रकार से 2 साल के 15-16 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताता हूँ, नहीं आपको लगे सर ये आप कहाँ कहाँ के क्वेश्चन उठा के कह रहे हो 2024-25 का है। देखिए जरा, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom separated by 2.55 electron volt, the wavelength radiation between transition आयर, क्या लिखा है, find the wavelength of radiation। देखो पहली चीज तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है दैट इज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद ये एनर्जी हो जाती है माइनस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कौन सी ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो 2.55 के आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 3.4 में से घटाऊंगा 2.55, 2 एनर्जी लेवल सेपरेटेड बाय 2.55, तो भाई ये इन दोनों का आएगा, इन दोनों का तो डिफरेंस 2 पे आसपास गिर रहा है, इन दोनों का आएगा। देखने पे आपको ये कितना नजर आ रहा है, 3.5 में से 0.8 जाएगा, तो हाँ ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 0.85 होती है। कैसे देखो ना, फोर्थ ऑर्बिट की निकाल लो, -13.6 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑर्बिट की मतलब 16, तो 16 डिवाइड करोगे 0.85 के आसपास आ जाएगी। तो कह रहा है कि अब देखो उसने सीधे सीधे ये लिख के नहीं दिया
कि फोर्थ ऑर्बिट और जो है सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, उसने ऐसे लिख के दिया कि दो ऑर्बिट का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हमने भी कह दिया कि ठीक है भाई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आगे कह रहा है फाइंड द रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। कह रहा है कि अगर अब इस बार हायर से लोअर यानी कि 4 से 2 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी जो वेवलेंथ है वो हमें रिसीव होगी। तो भाई एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होता है तो एच न्यू हो जाता। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए एनर्जी, तो अब लेमडा की जगह क्या लिखूंगा, वेवलेंथ निकालना है ना, क्वेश्चन दिया है तो एच सी बाय एनर्जी। अब आप ध्यान से देखिए कि वेवलेंथ एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होती है 3.8, सॉरी सी की वैल्यू क्या है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एनर्जी की वैल्यू क्या है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करूंगा अगर जूल में तो यह आ जाएगी 10⁻619 का इंटू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं इससे इसको कैंसिल करता हूं तो ये बन जाता है मेरे पास 6.04। ठीक है, और 6.14 आ जाएगा एक्चुअल में ये। ठीक है, अच्छा, और 2.55 को अगर मैं मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसको अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो 6.14 का इंटू अगर मैं 3 से कर रहा हूं तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है 18.42 और डिवाइड कर रहा हूं 2.55 से तो बन रहा है 7.22। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7.22, और अगर मैं यहाँ पर कैंसलेशन करूं पावर्स का तो -19 से जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, और माइनस के 15 और प्लस का 8 तो ये 10⁻⁷ बचेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो 7220 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये आपका मन है तो आप यहीं तक भी मीटर लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वेवलेंथ हमने निकाल दी है, इसकी इतनी आ रही है, मतलब ये विजिबल रेंज के आसपास जो है लाई कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसने बोल ही दिया कि भाई इन विच रीजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइन शेल फॉल, तो ये तो हमने पढ़ा है कि भाई ये कौन सा रीजन है, बोला ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन है भाई 4000 से लेके 7000, 7800, 7500, ये सब विजिबल रीजन में आता है। और ये कौन सी सीरीज हमें मिलेगी विजिबल रीजन में, बामर सीरीज हमें मिलती है। मिलते कि नहीं मिलती, हाँ सर मिलती है। विजिबल रीजन में कौन सीरीज हमें मिलती है, मतलब बामर सीरीज हमें मिलती है। ठीक है, अच्छा, आपको याद तो होना चाहिए बामर पास्ट टेंस कब मिलती है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसको। अब देखिए फिर से 2024-25 का एक क्वेश्चन आ गया है, जरा इसको देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा क्रिएटिव बना करके क्वेश्चन तो हल्का सा दिया हुआ है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है। कब का क्वेश्चन है, 2024-25 का। ठीक है, जितने में भी ये आपके 2, 1, 3 ऐसे मार्क्स लिखे हैं वो 2024-25 क्वेश्चन है। कह रहा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन रेडियस ऑफ इतने मीटर। कह रहा है कि भाई सन ये है, सन डिस्टेंस कंपैरिजन में बहुत छोटा दिखाया गया है, ऑल्दो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती हैं, बट हम इसको सर्कुलर ही कंसिडर करते हैं। कह रहा है कि भाई जो है ये ऐसे इस रेडियस में घुमाया जा रहा है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, इतनी बड़ी रेडियस है सन के अराउंड जो ऑर्बिट है उसकी। और ऑर्बिटल स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑर्बिटल स्पीड यानी कि v की जो वैल्यू दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फाइंड द क्वांटम नंबर that characterizes the revolution using Bohr model in terms of mass of earth। मतलब ये कह रहा है कि आप ऐसे मान के चलो, अब देखना जो हमने फर्स्ट पॉइंट नहीं पढ़ा था बोर के पोस्टुलेट का, बोर ने यही तो कहा था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे प्लेनेट घूमते हैं सन के अराउंड। तो भाई उसने इसी एग्जांपल से एक छोटा सा क्वेश्चन बना लिया। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए mvr = nh/2π लगाते हो, ठीक वैसे ही आपको जो है अर्थ के लिए mvr = nh/2π लगाना है। ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे मान लो कि सन है न्यूक्लियस और अर्थ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको लगाना है, तो क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट। तो बोर के पोस्टुलेट के हिसाब से यानी असम्पशन से कितना बन जाएगा, mvr = nh/2π। अब सारी वैल्यूज मेरे पास होती हैं, बट निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटम नंबर, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, n की वैल्यू तो आसान है, तो mvr × 2π
अपॉन एच इज इक्वल टू एन, ये एन की वैल्यू आएगी। तो चेक कर लेते हैं, मास कितना दिया है 6 इंटू 10 टू पावर 24, 6 इंटू 10 टू पावर 24। वी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है 30 इंटू 10 टू पावर 3 यानी 3 10 टू पावर 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस भी दे रखी है 1.5 10 टू पावर 11 दे रखा है, ठीक है। अच्छा 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, तो वो भी दे रखा है। एच 6.63 10 पावर माइनस का 34 दे रखा है। पिछले में क्या किया था अपन ने, हाँ ठीक है। नाउ अब ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ही तो एन आएगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि एन की वैल्यू कितनी होगी, तो चेक कर लेते हैं भाई। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। सबसे पहले 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 4 28 हो गई, 28 और 39 39 हो गए, 39 में 34 और जोड़ दो, 39 प्लस 34 कितना हो जाएगा 73, 10 टू पावर 73। ज्यादा भाई ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, अब करना ही पड़ेगा। ऊपर जाके 10 को 73 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6 का इंटू 3 से 6 6 18, 18 इंटू 1.5 तो ये 27 हो जाए, 27 का इंटू 6.28 से 27 इंटू 6.28 169.56, तो ये कितना आ गया 169.56 10 टू द पावर जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है 6.63 अपॉन में चल रहा है, डेसिमल है डेसिमल काट दिया, ठीक है। तो 169.56 डिवाइडेड बाय 663 25.57, तो 25.57 इंटू 10 टू द पावर 73। तो भाई साहब ये n की वैल्यू आ रही बहुत बड़ी आ रही है, तो 2557 के आगे इतनी जीरो लगेगी, तो n इज इक्वल टू 2.557 इंटू 10 टू द पावर 74, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, तो एक काम करूंगा, पहले मैं इसको खुद से कंफर्म कर लूंगा कि भाई इतना बड़ा आंसर सही भी है कि नहीं है। अगर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे और सही नहीं होगा तो मैं इसको जो है फिर करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक 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 चेक, माइक चेकिंग, टेस्टिंग टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। देखिए तो चेक करने पर हमको क्या मिलता है दोस्तों, चेक करने पर हमको क्या मिल रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा फिलहाल। पता नहीं कहाँ होगा, वैसे मुझे लगता तो है कि सिंपल होना चाहिए। हाँ भाई साहब एकदम सही आ रहा है अपना, तो क्वेश्चन में यही कहा गया था और एकदम ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है अपना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट देखो, तो आप देख रहे हो मतलब क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया और फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है, एक नंबर है फिर से। अब ये देखो सेट में रिपीट हो गया, ये किसी सेट में रिपीट हो गया, हाँ या फिर मैंने ही रिपीट कर दिया, ठीक। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका खुद से आंसर बताना जरा कितना आ रहा है, ये मैंने ही रिपीट कर दिया शायद। नाउ अब देखिए, अब देखो 2024-25 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2024-25 में, ठीक है। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो जरा यहां देख लेते हैं। ये 24-25 में आया तो मुझे अंदाजा है कि 26 में तो नहीं आएगा ठीक है। 27 वाले बच्चे कभी इसको देखेंगे तो उनके लिए कह सकता हूं कि हाँ बच्चों कर लेना अच्छे से, ठीक। प्रूव दैट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई बोर का हाइड्रोजन बोर मॉडल में हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है ना, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो कितने सरल तरीके से बताया गया है, ठीक। रेडियस जो है ये n² पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है एक पूरे साइकिल की, पूरे सरकमफेरेंस की 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एन, और वेलोसिटी भी एन। तो अब आप यहां पे देखना, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, भाई देखो 2 पाई की 2 पाई, ठीक है, 2 पाई की जगह 2 पाई, आर एन को हम क्या लिख सकते हैं n², भाई
रेडियस जो है n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और Vn क्या है, तो Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/n, तो Vn की जगह 1/n लिख दिया। ऊपर गए तो 2 पाई n क्यूब हो गया, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये 2 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ऐसे ये प्रूव हो गया, प्रूव कर दिया भाई टाइम पीरियड का। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ऐसी बात नहीं, हम इसको वैसे भी कर सकते थे, जैसे रेडियस का फॉर्मूला नहीं था, रेडियस का फॉर्मूला भाई मैं इसको ऐसे भी करा सकता हूं आपको। देखो जैसे ये तो मैंने करवा दिया, आप बस क्या करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखो 2 पाई आर बाय वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब ध्यान से देखना, 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आर की जगह लिख सकता हूं मैं जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर लूं सीधे सीधे, वैसे तो फॉर्मूला रख के भी हो जाएगा 2 पाई। अब वैसे अगर मैं ऐसे करूंगा 4 पाई स्क्वायर एन, ऐसे लिखूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के मैंने 1/137 c बाय n ऑलरेडी लिख लिया था। जब मैं इसको सॉल्व करता तो ये कुछ भी निकल के आता, ये पूरा कांस्टेंट निकल के आ जाता, और एंड में n का n स्क्वायर से इंटू होता तो n क्यूब आ जाता। तो हम बोल देते कि भाई सारी चीजें ठीक है, बस ये n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इन सबको कांस्टेंट मान लेते बस। तो मैं इसको मैं करता एग्जाम में तो मैं ऐसे करके आता, इतना दिमाग मैं नहीं लगा पाता। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, जब हम हाइड्रोजन कहते हैं तो Z हटा दिया करो, Z की वैल्यू 1 हो जाती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, तो ये 2024 में 25 में पूछा गया। मतलब टाइम पीरियड का मैं सच बताऊं तो टाइम पीरियड का मैंने जो है पिछले साल डेरिवेशन नहीं करवाया था। ठीक है, क्योंकि अब टाइम पीरियड के मैंने क्वेश्चन खूब करवाए कि भाई इलेक्ट्रॉन टाइम पीरियड निकालो, तो 2 पाई आर बाय वी लगाएंगे। देखो अभी भी करवाऊंगा, बताऊंगा कि पिछले साल चेक कर लेना, उठा के देख लेना। अब इस बार उसने जो है क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो ये हल्का हल्का वेरिएशन होत के आ जाता है एग्जाम में। अब जिनके लिए ये आ गया होगा तो भाई किसी को लग रहा होगा टफ है, किसी को लग रहा होगा आसान है। अदरवाइज आप बताओ कितना टफ है, जो 2 डेरिवेशन मैंने आपको करवाए वहीं से बन गया ना, तो कोई टफ थोड़ी ना आई है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें जो है फॉर्मूला बेस्ड भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 का है, तो चैप्टर 11 में करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन वाला है ये, चैप्टर 11 का है। अब देखिए जरा, अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बोर हाइड्रोजन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। भाई एंगुलर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लो कि हाँ सर देखो मैंने कर दिया, 2024-25 का क्वेश्चन है, करो जरा ट्राई, कर लो, वीडियो को पॉज और ट्राई करो। हाँ करो, कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं एक बात, ये बहुत ही दिक्कत है, अगर मैं आपको ऐसे खराब लग रहा हूं ना तो ज्यादा मुझे ऐसे कुछ सोचना मत मेरे बारे में, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है अभी इस समय, इसलिए मैं ऐसे अपना हुलिया बना के घूम रहा हूँ। बट आज ही जाता हूँ, बढ़िया ट्रिमिंग व्रिमिंग करवा के एकदम स्मार्ट बन के आता हूँ भाई। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोर हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो भाई एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप यहां पर देखोगे सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम तो निकाल दूंगा, लगा दूंगा NH/2 पाई, बट लगा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ n की वैल्यू नहीं पता, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी भाई ये बताओ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्बिट। मतलब उसने ये नहीं लिखा कि सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, उसने कहा कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो 2 h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻ का 34 जूल सेकंड अपॉन में 2 पाई की जगह 6.28 लिखा जाता है। तो भाई एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है बता देना जरा मुझे, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी जूल सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। चलिए सिंपल है। अब देखो जरा ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको जरा समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको समझना है कि 1.51 होता है n इज इक्वल टू 3 और -3.4 होता है n इज इक्वल टू 2। तो कैलकुलेट द चेंज इन रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, कह रहा है भाई रेडियस में डिफरेंस बताना है, रेडियस में डिफरेंस। तो अब देखो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी,
थर्ड ऑर्बिट की रेडियस होगी आर नॉट एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो आर नॉट एन स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कहा है कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस में चेंज बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं आपको जो है अभी बताता हूं। हेलो हेलो, देखिए तो यहां पर आपको चेंज निकालना है, चेंज। तो देखिए जरा चेंज कैसे निकालेंगे, R3 R2। अब देखो, अब यहां पे देखना ये, अब देखो R3 की वैल्यू क्या होगी भाई, आर नॉट की वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, और एन स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर लूंगा ना, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, तो R3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0.53 इंटू 9, तो ये लगभग 0.53 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 4.77। तो R3 इज इक्वल टू कितना आ गया 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस होती है 0.53 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या है, बोला 2 का स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो R2 इज इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस निकालना है तो R3 माइनस R2 कर दो, तो R3 माइनस R2 करोगे तो 4.77 माइनस 2.12 करोगे तो 2.65 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए तो खेल हो गया, बस क्वेश्चन समझ गए तो खेल हो गया। अब देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, यहां पे हमने थर्ड वाले की रेडियस, ये सेकंड वाले की, और हम पिछले साल कौन से क्वेश्चन कराए थे, पिछले साल कैसे क्वेश्चन कराए होंगे, पिछले साल ऐसे करा दिए थे जैसे 2022, ये देखना 24-25 का तो आपने देख लिया, अब 22 में ये आ गया भाई, ये निकाल दो। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन रेडियस वेडियस से क्वेश्चन दे देते हैं, रेडियस के क्वेश्चन भी देते। चलो और आगे बढ़ाता हूं, और दिखाता हूं कि भाई और कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस। अच्छा चलो ये वाला कर लिया ना, ये वाला, फिर ये 2024-25 में किसी सेट में आ गया होगा। ये बताओ इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई ये बताइए एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रल सीरीज में हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट जिंक मेटल सरफेस। बोला जिंक सरफेस पे, जिंक सरफेस पे जो है ये कोई लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, द लाइंस विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक सरफेस। बोला कौन सी लाइन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कर सकती है भाई, तो कौन सी लाइन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकती है, तो आप यहां पर देखेंगे कौन सी लाइट, देखो विजिबल रे, देखो एक्चुअल में कौन सी रे, इन सब में से ये इंफ्रारेड रे में इतनी ताकत नहीं होती, बामर में इतनी ताकत नहीं होती, विजिबल है वो तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। आप देख रहे हो लाइमन सीरीज कौन से रीजन में पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, तो इसका लाइमन सीरीज आंसर आ गया। ठीक है, ये काफी सोचने वाला नहीं था, एकदम एक सेकंड में आप पकड़ के जो है इसकी धर पकड़ कर सकते थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप यहां पर देखिए, इसके बाद आप यहां पर देखो क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज 0.55। ठीक है, 544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n क्या कह रहा है, एनर्जी n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इट्स एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ n इज, तो कह रहा है कि भाई एनर्जी कितनी है माइनस का 0.544, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो भाई n की वैल्यू निकालनी है, तो भाई n का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 बाय n स्क्वायर, और ये माइनस का 0.544, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन यूनिट से यूनिट कट जाएगी, ये यहां से एक आ गया, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 0.544 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 अपॉन में 0. मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 0.544, 25 n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो
अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो बोल देना आंखें बंद करके, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये मैंने आपको करवा ही दिया। अब देखो बोर की ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन जो हमने पढ़ी है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उससे क्या बता रहा है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल टू 2। डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है, तो कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछे बोले तो ऐसे लिखना 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो भाई लैम्डा की वैल्यू 2 पाई आर। अब देखना, अब n इज इक्वल टू 2 दिया है ना, तो पहले तो रेडियस निकाल लो सेकंड ऑर्बिट की, दैट इज कितनी हो जाएगी, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू, आर नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और एन स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू आपको मिल गई 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप देखो यहाँ 2 पाई की जगह कितना ले लिया, 6.28। अच्छा, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 2.12 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम माइनस 10 मीटर होता है। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है 2, लैम्डा की लैम्डा, तो भाई 2 से 2 काट दोगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता देना मुझे कितनी आ रही है कमेंट सेक्शन में। वेवलेंथ निकालनी थी ना, तो निकाल दी, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा से वेवलेंथ निकाल दी। कौन सी ऑर्बिट की, सेकंड की, तो सेकंड की रेडियस ही लेनी पड़ेगी, ले ली। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हाँ सर बता देंगे। चलो, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ग्राउंड स्टेट। देखिए जरा सेम क्वेश्चन, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब ग्राउंड स्टेट की रेडियस कितनी होती है, आर नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉम, अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो आप जो है लिख लेंगे। तो आप 2 पाई की जगह 6.28 लिख लेता हूं, आर की जगह 0.53 इंटू 10 माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और n की वैल्यू जगह 1 पुट कर लें, लैम्डा की का लैम्डा, तो 6.28 इंटू 10, 6.28 इंटू 0.53 कितना आ रहा है, 3.332 10 टू द पावर माइनस का 10, तो लैम्डा ये आ गई। तो मेरे पास को बोल दूंगा मैं 3.328 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा किस रीजन में लाई करेगी तो यही बता देना। तो ये आपके 4000 से 7000 के बीच में होगी, तो ये विजिबल होगी, बट ये विजिबल से जो छोटी होती है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है। फर्स्ट ऑर्बिट में गिरती है तो हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। कैलकुलेट ऑर्बिटल पीरियड। अब देखो ऑर्बिटल पीरियड, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही था। अब इस पर बेस, ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले साल करवाया था, बट इस पर बेस जो है फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बना था, जो मैंने आपको भी बताया था। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब है कितना टाइम लग जाएगा एक साइकिल पूरे होने में। उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय वेलोसिटी, भाई स्पीड, यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, पहले एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 2, तो t की जगह, तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम 2.12 एंगस्ट्रॉम हर बार निकाल रहे हैं ना हम, तो 6.28, ठीक है, r की जगह 2.12 एंगस्ट्रॉम 10 माइनस का 10, और स्पीड कितनी दी गई है, तो भाई वेलोसिटी के लिए काम क्या करते हैं, 1/137 c बाय n, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/137, c की जगह कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, और n की जगह सेकंड ऑर्बिट है, तो जरा निकाल लेना कितना आंसर आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 137, ये बन गया 2.18 10 टू द पावर जो है 6, तो v इज इक्वल टू 2.18 10 टू द पावर 6, ये वैल्यू पुट करो। अच्छा एक मिनट, डिवाइड बाय 2, 1.09, n की वैल्यू 2 पुट करना है ना, ठीक है, ये पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो जरा, 1.09 हमने लगा दिया, और ये मीटर पर सेकंड में आ गया, n की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है, ठीक, तो 1.09 10 टू द पावर 6 ये चलेगा, और टाइम पीरियड सॉल्व करे कितना आ जाएगा वो जरा हम जो है चेक कर लेते हैं। तो 6.28 कैलकुलेशन का काम है, 6.28 इंटू 2.12 13 इतना डिवाइडेड बाय 1.09, तो 12.21 10 टू द पावर माइनस का 16 सेकंड, इतना आ जाएगा।
ये टाइम पीरियड है, एक साइकिल कंप्लीट पूरी करने में इतना टाइम जो है लगेगा। मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2.12 एंगस्ट्रॉम जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे निकालनी है हाइड्रोजन में, ये भी फॉर्मूला हमें पता है, तो बस इनको सॉल्व करके आंसर निकाल देना, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला मैंने आपको करवाई दिया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला। कभी कहे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस जो हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं, कहीं और मान लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो बोलना कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। कई बार मैं इसको करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है कि भाई देखते हैं जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स फोटोन विच एक्साइट्स इट टू n is equal to 4 level, estimate the frequency of photon। देखिए जरा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या कह रहा है एक बार सुनेंगे, क्या कह रहा है एक बार सुनेंगे। सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन है, पहली चीज समझ लो कि अच्छा क्वेश्चन है, आपका जो नजरिया है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात क्या हुई, सबसे पहली बात ये हो गई कि हमारे पास ये यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है पहले ग्राउंड स्टेट में होगा, इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, तो इसकी एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब एब्जॉर्ब फोटोन, कोई फोटोन आया, एनर्जी ली, और ये कहां पहुंच गया, n इज इक्वल टू 4 में। कहां पहुंच गया, n इज इक्वल टू 4 में। n इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिल गई, यानी कि -13.6 से ये कहां पहुंच गया, -0.85 में। मतलब इसको कितनी एनर्जी मिली होगी, तो एनर्जी का डिफरेंस निकालना जरा। तो E2 - E1, आप E2 - E1 करो, तो E2 की वैल्यू कितनी है, 0.85 माइनस का, और ये है माइनस का 13.6, तो ये कितना आ जाएगा, 13.6 माइनस 0.85, ये 12.75, यानी कि 12.75 एनर्जी, 12.75। देखो मैं आपसे कहूं कि आपकी एनर्जी अभी 1 है, अब हो गई 6, तो कितनी एनर्जी आपको मिल गई, बोला 5। तो इसी प्रकार से आपकी एनर्जी -13.6 पहले थी फर्स्ट ऑर्बिट में, अब कह रहा है फोर्थ में पहुंच गई, मतलब 0.85 में पहुंच गई होगी, इतनी एनर्जी हो गई। तो कितनी एनर्जी इसको मिली थी, फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया था, तो हमने दोनों घटा के देख लिया, 6 - 1 किया था, दोनों घटा के देखा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। बताओ जरा, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या आप इसको ध्यान रख लोगे, हाँ सर हम इसको ध्यान रख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमने निकाल दी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सर हमने निकाल दी। अब हम बात करेंगे किसकी, अब एनर्जी, इसी एनर्जी के फॉर्मूले से लगा लो, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी कितनी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो 1.34 जूल सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये भी तो जूल सेकंड में दिया है, 6.6 - 34 जूल सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट कर लिया, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, 1.6 से कटेगा तो 6.14 बन जाता है, 6.14 इससे काटेंगे तो लगभग ये 2.5 बन जाएगा। तो 12.75 डिवाइडेड बाय 6.14, 2.07, 14×5 ठीक है, 2.07। सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, जल्दी जल्दी में माइनस का 19 आएगा, 2.07 10 टू द पावर माइनस का 19 कटेगा, माइनस का 15, ये ऊपर आके प्लस का 15 हो जाएगा, इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। सॉल्व कर लेना, हर्ट्ज में आएगा आंसर, सॉल्व कर लेना, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम वैल्यू निकाल लेना, एन की वैल्यू 2 पुट कर लेना। अब देख रहे हो 2021 में आया था ये क्वेश्चन, और आपको इस साल 2021 में ये क्वेश्चन आया था, और इस साल घूम के देखो कैसा क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था कि नहीं था। अब देखो इसमें क्या पूछा है, सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, और इस बार कैसे दिया था उसने, ये देखो ऐसे लिख के दे दिया कि एनर्जी की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वाली वैल्यू उसमें एंगुलर मोमेंटम, तो हमें पहचानना पड़ा कि सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये कहानी हो गई, मुझे उम्मीद है कि भाई आपको ये सारी चीज समझ में अभी आ रही होंगी। अब ऐसे मान लो कि अब क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, अब क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी दी है, इलेक्ट्रॉन ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में अगर ट्रांजिशन कर रहा है,
n इज इक्वल टू 2 में अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड। भाई वेवलेंथ की वैल्यू बता दो। तो इसके लिए आपको पता है ना बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। आप तो एक तो फॉर्मूले ऐसे भी बता सकते हो कि वेवलेंथ का फॉर्मूला आप देखना थर्ड ऑर्बिट से इसमें आया, तो पहले तो ये बताओ कि एनर्जी कितनी मिली। भाई थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकंड में जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बोला डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अगर आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस का 1.51 माइनस का 3.41, तो ये कितना, माइनस का 3.4, तो आप यहां पर देखो कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए जरा 3.4 माइनस टू 1.51 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे वेवलेंथ पूछा है ना, तो भाई अगर कोई भी वेव है जिसकी एनर्जी इतनी है तो वेवलेंथ निकालना मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा लगाऊंगा, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी बाई ई। अब लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 10 टू माइनस 34 दिया हुआ है, ठीक है। सी की वैल्यू 3 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ई की एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एनर्जी बोला 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 1.6 10 टू माइनस 19 जूल हो जाएगा। अब बताओ जरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ। और कौन से एनर्जी कौन से रीजन में किस सीरीज में लाई करेगा, हाइड्रोजन की किस सीरीज में लाई करेगा, बताओ जरा। ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो 1 पॉइंट, अब देखो कैसे करेंगे, 6.63 इंटू 3 19.89 डिवाइडेड बाय 1.89 डिवाइडेड बाय 1.6 6.577 10 टू द पावर माइनस का 15 और प्लस का 8, तो 10 टू द पावर माइनस 7, ये इतना आ जाएगा मीटर। तो भाई साहब ये तो जो है विजिबल रीजन है 6577 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये विजिबल रीजन है, विजिबल, ये विजिबल 3000 से 7000 के बीच में, 7500 मतलब 4000 से लेके 7500 8000 के बीच में अगर लाई कर रही है तो ये आपके बामर विजिबल रीजन बामर सीरीज होगी, है ना। ये सारी चीज हमने पढ़ रखी है, हाँ सर पढ़ रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए, तो अब आप समझ गए कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्लियर कट आइडिया अंदाजा लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब अगर आपसे यहाँ पर ये कहा जाए कि फोटोन बीम 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन बीम जो है आती है, फोटोन बीम ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम, द ऑर्बिट टू विच इट इज एक्साइटेड। भाई पहले मान लिया कि हमने ग्राउंड स्टेट में होगा, ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, कह रहा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। तो अब ये एनर्जी को तो ये खा लेगा, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा, तो इसकी एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब n इज इक्वल टू 3 है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। सोच रहे हो कि सोचा कैसे जाएगा, दिमाग कैसे लगेगा, ठीक है। चलो इस तरीके से हम इसको करवा सकते हैं। अब कभी कोई आपसे ये कह दे कि ये बताओ जरा, ये बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाह रहा है, 1 2 3 4 5, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आना चाह रहा है, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में आना चाह रहा है, तो बताओ जरा कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप बताइए मुझे कितनी लाइंस देखने को मिल सकती हैं। 5 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, 5 से 4 में आ सकता है, फिर 1 में गिरेगा, 5 से 3 में आ सकता है, फिर 2 में, फिर 1 में गिर जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे भी हो सकता है 5 से 4 में आ जाए, 4 से 3 में, 3 से डायरेक्ट, 3 से 2 में, ऐसे मतलब 1 तक आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ, जितने तरीके उतनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 से कर रहा है तो n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी हाँ 10 स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिल जाएंगी। ट्रांजिशन 5 से 1 में हो रहा है, तो है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे ऑफिशियली मैंने आज की वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूं
कि भाई ये स्पेक्टर ऑफिशियल, आप कुछ और मत समझना, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो कौन सी सीरीज हमें मिलती है। मुझे पता है कि भाई आप डायमंड प्रो सीरीज देख रहे हो, आप एग्जाम आपके पास में आ गए, तो आपकी तैयारी इतनी तो होगी कि आपको ये पता हो कि डायमंड, मैं कह रहा हूँ डायमंड मतलब बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज ये कब कब मिलती है ना। तो सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा, अब फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, हम इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 जो है इनर ऑर्बिट है, छोटी वाली ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट से कहा जा रहा है, ठीक है। नाउ n1 इनर ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट से, तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं अगर मुझे वेवलेंथ वगैरह कभी निकालनी हो। ये कैपिटल R जो है इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसको बढ़िया से कर लेना। 1/r इज इक्वल टू क्या होता है 911.5, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है 911.5। इसकी वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना। अब देखो न्यूमेरिकल में एज इट इज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब देख लीजिए आपको यहां पर ये तो याद रखना है, जिन बच्चों को याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें कि जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो अल्ट्रावायलेट वेव वहां पे निकलेगी, अल्ट्रावायलेट रे, और यहां पर लाइमन सीरीज मिलेगी। कभी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गिरेगा कहीं से भी, किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो विजिबल रीजन में बामर सीरीज मिलेगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से तो इंफ्रारेड रीजन और जो है पास्चन सीरीज। फोर्थ में गिरेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से तो इंफ्रारेड ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ में गिरेगा तो किसी भी हायर ऑर्बिट से गिरेगा तो इंफ्रारेड का ही एंड पॉइंट पे जाएगा तो फार इंफ्रारेड और फंड सीरीज यहां पे मिलेगी। अब आपको हमेशा यहां पे एक बात याद रखनी है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन पास वाली ऑर्बिट से आए, जैसे और पास वाली भी कौन सी, हायर ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी तो जब ही रिलीज होती है ना जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या है, कभी भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो भाई n1 तो हमेशा फिक्स है, जैसे लाइमन के लिए n1 की वैल्यू फिक्स है 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5। तो n1 की वैल्यू तो भाई साहब फिक्स है, n1 में तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब बात करेंगे n2 के लिए, तो n2 के लिए जब मैं बात करता हूं ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, जब मैं बात करता हूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n2 की वैल्यू क्या लेते हैं, n2 की वैल्यू लेते हैं पास वाली ऑर्बिट, ठीक है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जब मैं बात करता हूं तो जब इलेक्ट्रॉन हमेशा इंफिनिटी से भेजना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको अभी समझ में आ जाएगा, आप जरा यहां पे देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं तो देखो फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है बस। देखिए क्या कह रहा है कि आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन जब फॉल करता है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा तो आपको वेवलेंथ जो है निकालनी है। तो 1/λ ये रेडबर्ग फॉर्मूला होता है, 1/λ कैपिटल R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर चलेगा, ठीक है। n1 की जगह फर्स्ट ऑर्बिट, n2 की जगह थर्ड ऑर्बिट, वैल्यू पुट करी, ठीक है, वैल्यू पुट की, ये इतना आ गया 8/9R। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको पलट दिया, 9/8R हो गया। 1/R की जगह आंखें बंद करके 911.5 एंगस्ट्रॉम रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वेवलेंथ निकाल दी, 1/R की जगह 911.5 एंगस्ट्रॉम रखो। अच्छा कभी कहा जाए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा इंफिनिटी से आना है, शॉर्टेस्ट के लिए इंफिनिटी फिक्स है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी फिक्स है, ठीक है। और क्या कहना चाह रहा था मैं यार, हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी फिक्स है, और अगर लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 ले लो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 1 के पास वाली कौन है 2। तो देखिए जब मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल रहा था तो मैंने n1 की वैल्यू 1 ली क्योंकि लाइमन सीरीज है, और n2 की वैल्यू इंफिनिटी ली क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल रहा हूं। वैल्यूज पुट की, ये आ गया, तो 1/R की वैल्यू 911.5, 911.5 ये इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, अब लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो जाती है तो हम इसको कैसे करते हैं, तो लाइमन इसलिए n1 की वैल्यू 1 लेना, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो तो पास वाली 1 के पास वाली ऑर्बिट कौन सी है 2, तो वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। ये जो हो जाएगी इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। इसी प्रकार से अब हम आ जाते हैं बामर सीरीज में।
जब मैं बामर सीरीज की बात करता हूं तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब इसमें आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है ना कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का रेशियो निकालो, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखिए, याद रखो जब शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूं तो N1 तो फिक्स है, तो बामर के लिए N1 कितना होता है 2। अब शॉर्टेस्ट है तो N2 की इंफिनिटी वैल्यू लेनी है, वैल्यू पुट करा 1/r की वैल्यू 911.5 लेना है, आंसर 3646 एंगस्ट्रॉम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट मतलब N1 की वैल्यू तो फिक्स है, बामर है तो 2 आएगी, और N2 की वैल्यू पास वाली ऑर्बिट, तो 2 के जस्ट पास वाली ऑर्बिट कौन से 3। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 2 के पास वाली ऑर्बिट 1 भी तो है, बच्चों 1 नहीं लेना है, हायर ऑर्बिट लेना है हमेशा हायर, तो ये N2 की वैल्यू 3 हो गई, सॉल्व करके निकाला ये आंसर आ गया। अब बामर में ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ये आपसे कह दिया कि भाई रिडबर्ग फॉर्मूला लिखो, तो रिडबर्ग फॉर्मूला ये हो गया। अब बामर में कभी आपसे ऐसे भी कह सकता है कि H अल्फा H बीटा H गामा निकालो, तो देखो बामर में पहली लाइन कब मिलेगी, बामर के लिए N1 की वैल्यू तो फिक्स है, N1 तो फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहली लाइन मिलेगी, तो पहली लाइन कब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन 3 से आएगा, तो 3 से 2 में आएगा तो फर्स्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं H अल्फा। जब इलेक्ट्रॉन जो है 4 से 2 में आएगा इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन यानी H बीटा, और जब इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 2 में आएगा इसको हम बोलते हैं H गामा लाइन। ठीक है, तो कभी आपसे H अल्फा H बीटा H गामा पूछे तो N1 N2 इस तरीके से वैल्यू जो है याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी आपसे कुछ पूछ ले कि भाई ये बताओ कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन इन बामर सीरीज, बीटा मतलब बामर सीरीज की दूसरी लाइन, तो बामर है N1 फिक्स है 2, N2 की वैल्यू 2 ऊपर से 4 से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाते हैं। अब ऐसे भी पूछ लेगा, ऐसे भी आ जाएगा कि भाई नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज विच लाइन विजिबल रीजन, तो भाई विजिबल रीजन में कौन लाई कर रहा है, बोला बामर सीरीज, बामर सीरीज लाई कर रही है। ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम का वेवलेंथ निकाल लो, तो मैक्सिमम टू मिनिमम की वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम की वेवलेंथ अगर मैं निकालूं तो अभी मैंने क्या निकाली है, मैक्सिमम टू मिनिमम की वेवलेंथ, तो 6563 एंगस्ट्रॉम अपॉन 3646 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू जाएगी, रेशियो जो है आप कैलकुलेट कर लेना 1 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। ठीक है, आंसर कमेंट कर देना, कमेंट में कितना आएगा मुझे बता देना, कमेंट में कितना आएगा ये मुझे बताना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उम्मीद करूंगा भाई ये सारे क्वेश्चंस आप जो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ्स λ1 λ2 λ3, बोला 3 वेवलेंथ में रिलेशन निकालना है। तो भाई देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, जब एनर्जी सब बिल्कुल जितना ज्यादा ऑर्बिट्स का गैप उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए जब एनर्जी सी से ए में आएगा इलेक्ट्रॉन, तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों के बराबर होगी। ये देखो λ1 और ये λ2, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी जब बी से ए में आएगा प्लस एनर्जी जब सी से बी में जाएगा। मतलब देखो ये टोटल वेवलेंथ ये और ये, मतलब इस वाले केस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी सम ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज बाय इन दीज केसेस। ठीक है, देखो ना ये थर्ड से फर्स्ट में आया तो इस वाले केस में एनर्जी रिलीज हुई Ca। अब ये कह रहा है ये एनर्जी जो रहेगी ये इन दोनों के बराबर रहेगी, कॉमन सेंस। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, तो इस वाले केस में एनर्जी λ3, बी से ए में आया तो λ2 hc/λ2, अच्छा प्लस hc/λ1, तो बस h से hc कैंसिल, तो 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 1/λ2 प्लस 1/λ1। तो सॉल्व करेंगे तो 1/λ3 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 अपॉन में λ1 λ2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि λ3 इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, मतलब ये वेवलेंथ का रेशियो निकल के का फॉर्मूला निकल के आ गया है। चलिए, तो ये इस चैप्टर का जो है ये डायमंड प्रो सीरीज हो गई है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को लगाइए और आपको देखो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई होगी
कि बोर्ड में एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछे जाए सीबीएसई में, मैं कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करता और ना करूंगा। आ जाए तो हमारी अच्छी किस्मत होती है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेपर आपके लिए इजी ही आएगा। बस जो हवा बनती है भाई वो बहुत खतरनाक होती है। 60+ वाले बच्चों के लिए हमेशा एक जो है मैं कहूंगा कि एक चैलेंज होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन को भी टैकल कर लेना, लेकिन जिन बच्चों का टारगेट है कि 90 तक भी आ जाए तो भी चल जाएगा, तो आपके आराम से आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और जो मेरी बुक है उसकी प्रैक्टिस जरूर से करते रहिए। अगर आपके लिए अब एग्जाम टाइम पर, क्योंकि 10-12 दिन बचे हैं, पॉसिबल है तो जरूर से करिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई एक आध चैप्टर का जो वन शॉट डायमंड प्रो और रह गया है, मैं उसको भी जल्दी से ले आता हूं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।